इतनी तेज गूंज रही थी। सुबह के 4 बजे गांव में कोहरा पड़ता। तभी उस गांव में 4 बजे गांव में कोहरा पड़ता। तभी उस गांव में एक तेज और बेहद खतरनाक आवाज गूंजी। भूख ने मार डाला रे, भूतिया भूख मार डालेगा रे लौंडो, जल्दी भूख भगाओ, अरे कोई नाश्ता खिलाओ। ये आवाज इतनी तेज गूंज रही थी कि पूरा गांव उसी वक्त जाग गया। उस आवाज से परेशान होकर पूरा गांव गजोधर के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। गजोधर का परिवार पागल हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गांव में सच में भूख वाला भूत आ गया हो? बिल्कुल सही कहा, हमने बचपन में भूखिया भूत के बारे में बहुत सुना है। ऐसे लोग जो भूख की वजह से मर जाते हैं, वो मरने के बाद लोगों के शरीर में घुसकर अपनी भूख मिटाते हैं। गांव वाले गजोधर के घर के बाहर आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक गजोधर की नई नवेली बहू राधिका की अचानक से नींद खुल गई। उसकी जैसे ही आंखें खुली वैसे उसने देखा कि पंखा बहुत तेज घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे उस पंखे में एक चुड़ैल की आत्मा दिखाई दी जो कुछ बोल रही थी। मैं बहुत भूखी हूँ, जल्दी से सबको नाश्ता कराओ वरना ये पंखा तेरे ऊपर गिर जाएगा और तू भी मर जाएगी भूखी की भूखी। नई नवेली बहू राधिका के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उठकर बिस्तर पर बैठ गई। ये क्या था और ये चिल्लाने की आवाज इसकी आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई थाली और बर्तन पीट रहा हो। अरे महेश जी उठिए। जब उसके पति महेश की नींद नहीं खुली तब उठकर घर के बाहर हॉल में आ गई तो उसने देखा कि उसके सास ससुर जेठ ननद सभी लोग थाली बजा रहे थे। ये देखकर वो दंग रह गई। फिर उसने घड़ी की तरफ निगाह डाली तो घड़ी में 4 बज रहे थे। उसके ससुराल वाले सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, हमें नाश्ता दो, जल्दी से हमें नाश्ता दो वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम भूख से तड़प रहे हैं, हमें नाश्ता दो। नहीं बहू राधिका, हमें नाश्ता दो वरना तुम भी मर जाओगी। भाभी हमें नाश्ता दो, सुबह के 4 बज गए हैं, अगर जरा भी लेट हुआ तो तुम भी हमारी तरह पूरी जिंदगी तड़पती रहोगी। देवरानी जी जल्दी से हमें नाश्ता बना कर दो वरना हम सब मर जाएंगे। ये सब देखकर राधिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था ये कोई सपना है। ये सभी लोग थाली बजा बजा कर क्या बोल रहे हैं? सुबह के 4 बज रहे हैं और ये सब नाश्ता मांग रहे हैं, लेकिन अगर मैंने अभी इन्हें नाश्ता नहीं दिया तो पता नहीं इनका कितना खौफनाक रूप मुझे देखने को मिलेगा। तभी अचानक राधिका के सामने उसका पति महेश आ गया और उसने राधिका को गोद में उठा लिया। गोद में उठाकर उसने उसे फेंक दिया और सीधा वो रसोई में जाकर गिरी। उसका सिर दीवार में भिड़ गया जिससे उसके सर से खून निकलने लगा। लगता है ये लोग पागल हो गए। अगर जल्दी से मैंने इन्हें नाश्ता नहीं खिलाया तो ये लोग ना जाने मेरी क्या दुर्दशा कर देंगे। महेश जी आप तो मेरे पति हैं, आपने मुझे उठाकर यहाँ रसोई घर में क्यों फेंक दिया? राधिका ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसका पति महेश रसोई घर में आ गया। महेश जी आपकी आंखें इतनी लाल कैसे हैं? आपको देखकर तो मुझे डर लग रहा है। आपके घर वाले कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। घर वालों को तो छोड़िए, आपने मुझे उठाकर किचन में फेंक दिया। राधिका, सुबह के 4 बजे हम सभी को इतनी ज्यादा भूख लगती है कि हम भूख से पागल हो जाते हैं। अगर 10 मिनट के अंदर तुम हम सभी के लिए बढ़िया नाश्ता लेकर नहीं आई तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम्हारे मायके वाले भी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। और हाँ, इतनी ठंड हो रही है, इस ठंड के मौसम में हमें गर्मा गर्म पकवान बना कर लाना, जैसे गर्मा गर्म पकौड़ी, गरम गरम समोसे, गरम चाय, गरम पिज्जा, गरम बर्गर वगैरह। ये सब हमें चाहिए, तभी हमें शांति मिलेगी। उन सब की आवाज इतनी खतरनाक और इतनी डरा देने वाली थी कि राधिका को उस ठंड में भी गर्मी लगने लगी। लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और अपने पति महेश के गालों पर एक चुम्मा दिया ताकि मामला तो कुछ हल्का हो सके। चुम्मा देने के बाद उसने महेश से कहा, भगवान के लिए आप थोड़ी देर के लिए बाहर अपने परिवार वालों के साथ बैठिए और उनसे बोलिए कि वो थाली बजाना बंद करें। मैं थोड़ी देर में उन सबके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। राधिका के मुंह से इतना सुनकर महेश इतना ज्यादा खुश हो गया, फिर वो बिना कुछ बोले सीधा बाहर हॉल में आ गया। आप सभी लोग थाली बजाना बंद कर दीजिए और जोर जोर से चिल्लाना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। इस घर की बहू राधिका सबके लिए इतने स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाने वाली है जिसे खाकर हम सबकी भूख शांत हो जाएगी। महेश के इतना बोलते ही सभी ससुराल वालों ने थाली बजाना और चिल्लाना भी बंद कर दिया। सभी के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। वहीं दूसरी तरफ राधिका डरते डरते सभी के लिए नाश्ता बनाने लगी। उसे इस बात का भी डर था कि नाश्ता कितनी जल्दी बन जाए, क्योंकि 4 बजे का समय बहुत खतरनाक होता था पूरे गाँव में। हे ऊपर वाले, इतना खतरनाक भुक्कड़ परिवार तो मैंने आज तक नहीं देखा जिन्हें सुबह 4 बजे नाश्ता करना होता। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं 3 बजे उठकर ही सबके लिए नाश्ता बना देती ताकि इतना डरावना माहौल न बन पाता। राधिका ने सभी के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता लेकर वो जैसे ही बाहर हॉल में आई, सभी लोग खाने पर टूट पड़े। सभी लोग खाने को इस तरह खा रहे थे जैसे उन्होंने कभी कुछ खाया ही ना हो। लेकिन खाना खाते खाते सारे गांव वाले जो बाहर खड़े थे वो घर के अंदर दरवाजा तोड़कर आ गए। ये देखकर राधिका और ज्यादा डर गई। अरे आप लोग सुबह सुबह 4 बजे हमारे घर में क्या कर रहे हैं?
राधिका बिटिया, तुम इस घर में पहली बार आई हो। ये तुम्हारी ससुराल में पहली सुबह है, इसलिए तुमको कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि इस परिवार की ये बहुत पुरानी आदत है। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं, सभी भूख के मारे ऐसे तड़पने लगते हैं जैसे इन्होंने जिंदगी में कभी कुछ खाया ही ना हो। राधिका को गांव वालों की ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने गांव के काका से पूछा, काका मेरे ससुराल वाले अभी नाश्ता कर रहे हैं, इसीलिए अभी शांत है। इस शांति के माहौल में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा मेरे ससुराल में क्यों होता है? आप तो इस गांव के बुजुर्ग हैं, आपको तो सब कुछ पता होगा। बिटिया, ये राज तो सदियों पुराना है, इस राज के बारे में किसी को नहीं पता। अभी तो मैं तुझे कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन अभी तू अपने परिवार वालों को नाश्ता करा दे। जब ये सभी लोग सो जाएं, तब तू अकेले में हम गांव वालों से आकर मिलना। हम सब तेरा बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। ठीक है काका, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, कहीं मेरे ससुराल वालों ने सुन लिया तो वो मुझे आपके साथ बाहर नहीं आने देंगे। अभी आप लोग बाहर जाइए और मेरा इंतजार करिए। जब सभी लोग फिर से सो जाएंगे तो मैं आप सबके पास आ जाऊंगी। उसके ससुराल वाले सारा नाश्ता चट कर गए। नाश्ता करते ही सभी लोग बेहोश होने लगे। राधिका ने सभी को संभाला और सभी को अपने अपने कमरों में छोड़ दिया। उसने महेश को भी अपनी गोद में उठाया और अपने बिस्तर पर सुला दिया। चलो अच्छा हुआ, इतना डरावना माहौल अब बंद हो गया। ये तो मेरा पहला दिन था इस ससुराल में, इसलिए मैंने संभाल लिया। लेकिन गांव के काका कह रहे हैं कि ये हर रोज का काम है। अगर ऐसे ही मुझे हर रोज सुबह 4 बजे झेलना पड़ा, तब तो मैं इस घर में ज्यादा दिन रह ही नहीं सकती। मुझे अभी जाकर गांव वालों से मिलना ही होगा, तभी 4 बजे के नाश्ते का पर्दाफाश हो पाएगा। अपने ससुराल वालों को सुलाकर राधिका तुरंत अपने घर के बाहर आ गई। तब गाँव के काका ने उसे बताया, बिटिया, तुम्हारा परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। बहुत सालों पहले इस गांव में भुखमरी का आलम पड़ गया था। सभी फसलें बर्बाद हो गई थी। कई सालों तक तो यहाँ बारिश ही नहीं हुई। इस गांव को छोड़कर उस वक्त सभी लोग बाहर चले गए, लेकिन इस गांव में एक परिवार ऐसा था जो बहुत गरीब था, जो इस गांव के बाहर कभी नहीं जा सका। वो भूख से तड़प तड़प कर सुबह 4 बजे ही ये दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी आत्माएं अभी तक यहाँ पर भटक रही हैं। तुम अभी मेरे साथ एक योग पुरुष बाबा के पास चलो, वो तुम्हें इसका हल बताएंगे। हमें भी तुम्हारे परिवार से छुटकारा चाहिए, क्योंकि सुबह 4 बजते ही ये लोग थालियां बजाने लगते हैं, भूख के मारे चिल्लाने लगते हैं। हमें भी इससे छुटकारा चाहिए। तुम उस घर की बहू हो, तो वो तुम्हें ही इसका उपाय बता सकते हैं। काका, ये मेरी पहली सुबह थी और मैं अभी इतना ये सब देखकर घबरा गई हूँ। मैं अगली सुबह ऐसी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आप सभी लोग अभी उन बाबा के पास लेकर चलिए। जो भी उपाय होगा मैं करूंगी, लेकिन अपने परिवार वालों को मैं बचा कर रहूंगी उन 4 बजे वाली भुक्खड़ आत्माओं से। काका राधिका और गाँव वालों को लेकर उन योग पुरुष के पास गए। बिटिया, जिस घर में तुम रहती हो, उसी घर में वही पुरानी आत्माएं अभी भी वास करती हैं, जो भूख की वजह से सुबह 4 बजे मर गई थी। उनके मरने के कई वर्षों बाद तुम्हारे ससुराल वालों ने ये जमीन खरीदी थी, इसलिए वो सभी आत्माएं सुबह 4 बजते ही उनके ऊपर सवार हो जाती हैं और भूख की वजह से तड़पने लगती हैं। हमें तुम्हारे घर में इसी वक्त बहुत बड़ा हवन करना होगा। इस दौरान उन्हें ढेर सारा नाश्ता करना होगा, तब उन आत्माओं को शांति मिलेगी और वो तुम्हारे घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी। बाबा जी,